हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है और मैं बाजीराव आईएएस एकेडमी में हिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। तो आज से जो है हम हिस्ट्री का जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स का बैच शुरू करने जा रहे हैं और यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो है हिस्ट्री से ये बैच शुरू होने जा रहा है। तो हिस्ट्री आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हिस्ट्री को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री का जो है बैकग्राउंड उसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो आपका स्टोन एज कल्चर से शुरू होता है और स्टोन एज कल्चर से शुरू होता है तो ऑब्वियसली हिस्ट्री इज अबाउट ह्यूमन बीइंग। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री होती है। तो ह्यूमन बीइंग की अगर हिस्ट्री होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग कहीं से भी आए हो तो ह्यूमन बीइंग जब पहली बार आए थे तो ह्यूमन बीइंग कहाँ पर आए थे? ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर आए थे ह्यूमन बीइंग। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा अर्थ के बारे में। इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा अर्थ के बारे में कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। हालांकि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था दिस इज द कोर पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। जब आपकी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी तो वहां पर आपको पूरी डिटेल्ड में समझाई जाएगी कि भाई अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। बट यहाँ पर जो है अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसको सिर्फ हम अपने हिस्ट्री को शुरू करने के लिए थोड़ा सा उसका जो है हम बैकग्राउंड लेकर के चलेंगे। ठीक है, अर्थ का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थ का फॉर्मेशन हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि अर्थ का जब फाइनल फॉर्मेशन होता है तो उस फाइनल स्टेज में फिर हम धीरे धीरे देखेंगे कि लाइफ की शुरुआत कैसे होती है और लाइफ की शुरुआत कैसे होती है तो फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग कैसे आ जाते हैं। और ह्यूमन बीइंग एक बार अर्थ के ऊपर आ गया तो ह्यूमन बीइंग पहली बार जब अपना पेट भरने के लिए हंटिंग करना शुरू करेगा तो वहीं से हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग को लाने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ क्योंकि हिस्ट्री से ये बात शुरू होने जा रहा है, इसलिए मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री में जो इसकी शुरुआत होगी यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक होगा, जो फर्स्ट चैप्टर होगा इसका, उसका नाम होगा स्टोन एज कल्चर। स्टोन एज कल्चर, और स्टोन एज कल्चर का मतलब ये नहीं है कि स्टोन एज की शुरुआत हो गई है। स्टोन एज कल्चर का मतलब है कि स्टोन एज को शुरू करने से पहले उसका बैकग्राउंड क्या था। तो स्टोन एज कल्चर में हम उसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि भाई स्टोन एज की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत होने से पहले अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग कैसे आया था, उस ह्यूमन बीइंग में जो है जैसे कि हम एप्स से आए हैं तो एप्स का कौन सा स्पीसीज है, ठीक है, जो पूरी तरह से ह्यूमन के फॉर्म में डेवलप हो गया था और फिर उसने हंटिंग वगैरह करनी शुरू कर दी थी। तो वहां से जब उसने हंटिंग करनी शुरू कर दी थी तो वहां से स्टोन एज का पीरियड शुरू हो गया था, मतलब स्टोन वाला पीरियड शुरू हो गया था। तो स्टोन एज से पहले का जो पीरियड है, जो उसका बैकग्राउंड है, उसको स्टोन एज कल्चर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोन एज कल्चर को समझेंगे और स्टोन एज कल्चर में हम अर्थ का फॉर्मेशन थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई ह्यूमन बीइंग्स कहाँ से आए थे,
कौन से स्कॉलर्स ने बताया कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो मंकीज, एप्स, चिंपैंजी किसकी स्पीसीज है, वो सब डिस्क्राइब किसने किया है। उन सब चीज़ों को समझने के बाद जब ह्यूमन बीइंग फाइनली आ जाएगा अर्थ के ऊपर, तब जाकर के जो फर्स्ट पीरियड है जो शुरू होगा हिस्ट्री में, उस पीरियड को हम स्टोन एज पीरियड बोलते हैं। तो हम सबसे पहले स्टोन एज कल्चर यानी कि बैकग्राउंड समझेंगे हिस्ट्री का थोड़ा सा, और बैकग्राउंड को जब हम समझेंगे तो उसमें ह्यूमन बीइंग कहाँ से आया उसको देखेंगे, और उसके बाद हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको बोलते हैं स्टोन एज। ये शुरू हो जाएगा आपका स्टोन एज। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टोन एज कल्चर क्या था। मतलब स्टोन एज हिस्ट्री में जब ये शुरू हुआ था तो इससे पहले ह्यूमन बीइंग की सारी एक्टिविटीज क्या थी, और ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी शुरू होने से पहले हम थोड़ा सा अर्थ को समझेंगे कि भी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो अर्थ का जो फॉर्मेशन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है दैट इज प्योरली द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। हिस्ट्री जब खत्म होगी उसके बाद जब आपकी ज्योग्राफी शुरू होगी तो वहां पर आपको पूरी डिटेल्ड में समझाई जाएगी कि भाई अर्थ का फॉर्मेशन कैसे क्या हुआ। यहाँ पर हम अपनी हिस्ट्री को शुरू करने के लिए जो है अर्थ को थोड़ा सा समझना यहाँ पे जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। अब अर्थ के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या था भाई, यूनिवर्स था, ब्रह्मांड था, पूरा यूनिवर्स। और उस पूरे यूनिवर्स में बताया जाता है क्या कि एक बॉल ऑफ फायर था। बॉल ऑफ फायर जो था वो क्या था, बॉल ऑफ फायर का मतलब मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। बॉल ऑफ फायर में जो है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस थे। मतलब बॉल ऑफ फायर जो था उसमें बहुत सारे गैसेस उसके अंदर थे, और वो बॉल ऑफ फायर जो है वो आग जलती रहती थी और वो गोल गोल घूमता रहता था। तो क्या समझाया मैंने ये समझाया है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या था, एक बॉल ऑफ फायर था, और वो बॉल ऑफ फायर जो है वो गोल गोल वो घूमता रहता था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सडनली क्या हुआ, सडनली ये हुआ कि वो ब्लास्ट हो गया, बस्ट हो गया, और बस्ट होने के बाद वो बॉल ऑफ फायर के पीसेस जो है, बहुत सारे पीसेस जो है यूनिवर्स में स्कैटर्ड हो गए, मतलब इधर उधर बिखर गए। अब वो बॉल ऑफ फायर के बहुत सारे पीसेस यूनिवर्स में जब स्कैटर्ड हो गए तो क्या हुआ कि वो नीचे नहीं गया, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो पीसेस जो है यूनिवर्स में स्टक हो गए, मतलब अटक गए, रुक गए वो। और रुकने के बाद, अटकने के बाद अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सारे पीसेस जो है आपस में घूमने लग जाते हैं, और घूमने लग जाते हैं तो वही आगे चल करके हम क्या देखते हैं कि उसकी हम अलग अलग तरह के प्लैनेट्स वगैरह बन जाते हैं, है ना। तो उसी में अब जो भी प्लैनेट्स बने हो, सारे प्लैनेट्स की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम ज्योग्राफी में समझेंगे। यहाँ पे हमें अर्थ वाले प्लैनेट को लेकर के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ वाले प्लैनेट को ही पकड़ करके उस अर्थ के ऊपर हम ह्यूमन बीइंग को लेकर के आएंगे, और फिर ह्यूमन बीइंग एक बार आ गया तो फिर ह्यूमन बीइंग से जब एक्टिविटी शुरू होगी तो पहली एक्टिविटी जो शुरू होगी तो वहीं से आपकी हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या समझाया मैंने आपको समझाया कि स्टार्टिंग में पूरे ब्रह्मांड, मतलब पूरा एक यूनिवर्स था, उसमें कुछ नहीं था, एक बॉल ऑफ फायर था, वो गोल गोल घूमता था, और घूमने के बाद सडनली वो ब्लास्ट हुआ, बस्ट हुआ, उसके पीसेस स्कैटर्ड हो गए, और पीसेस स्कैटर्ड हो गए तो प्लैनेट्स के फॉर्म में आ गए, और उसी में फिर हम अर्थ वाला प्लैनेट देखते हैं। तो उस अर्थ वाले प्लैनेट पे ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ गैसेस की जब अर्थ बनी थी तो अर्थ पर मान लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस वगैरह इधर उधर थे उसके ऊपर, तो जिसकी वजह से कहीं कहीं पे वाटर बन गए और कहीं कहीं पर सॉलिड स्टेट बन गया। तो वाटर बन गए, सॉलिड स्टेट का मतलब अर्थ जैसा कुछ बन गया था जहां पर खड़े हो सकते थे, जहां पर
है ना, स्टोन वगैरह फेंक सकते थे, और कहीं कहीं पर वाटर हो गया। तो जो अर्थ बन गई थी, तो अर्थ के ऊपर कहीं कहीं पर वाटर था और कहीं कहीं पे सॉलिड स्टेट था। तो अब इस अर्थ के ऊपर हमें क्या करना है, ह्यूमन बीइंग को लेकर के आना है। तो ह्यूमन बीइंग को कैसे लेकर के आएंगे भाई, अर्थ है, वाटर है, अभी ना तो कोई प्लांट्स है ना ही कोई एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स तो कोई है ही नहीं, तो कैसे आएगा अर्थ के ऊपर, मतलब ह्यूमन बीइंग पहली बार अब अर्थ के ऊपर कैसे आएंगे, या लाइफ की शुरुआत अर्थ के ऊपर कैसे होगी। तो लाइफ की शुरुआत जो है अर्थ के ऊपर किस तरह से होगी, तो ऐसे होगी। अर्थ बन गया है आपका, सॉलिड स्टेट है, कहीं कहीं पे वाटर है, पानी है, और उस वाटर में आप जानते हैं कि बहुत सारे वायरसेस वगैरह होते हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं। वो सारे क्रिएचर्स वायरसेस जो है वाटर से तैर करके चल चल करके वो सॉलिड स्टेट पे आए, और सॉलिड स्टेट पर आने के बाद जो है ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंट वगैरह की वजह से क्या हुआ, वो धीरे धीरे जिसको सरवाइव करना था वो तो सरवाइव कर गए, और जो सरवाइव नहीं हो पाया वो वहीं पे मर गए। तो जो सरवाइव हो गए उनमें जो वायरस या क्रिएचर्स वगैरह जो सरवाइव्ड हो गए, वही सरवाइव्ड क्रिएचर्स जो है आगे चल करके हम एनिमल्स के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या समझ में आया आपको कि अर्थ के ऊपर सॉलिड स्टेट पे वाटर से बहुत सारे क्रिएचर्स वगैरह, वायरस वगैरह ये सब आ गए थे, और आने से ये धीरे धीरे एनिमल्स बन गए, बर्ड्स बन गए। ये एनिमल्स इधर उधर सॉलिड स्टेट पर भागते थे, और धीरे धीरे करके फिर हम क्या देखते हैं, अर्थ के ऊपर जंगल्स वगैरह देखते हैं, है ना, बर्ड्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं। एनिमल्स जंगल में इधर से उधर भागते रहते थे, और उस समय जो था क्लाइमेट भी एक जैसा नहीं होता था। अगर सर्दी पड़ती थी, कोल्ड हो रहा है, तो मतलब कई सालों तक वो कोल्ड होता ही रहता था, कोल्ड चलता ही रहता था, सर्दी चलती ही रहती थी, है ना। बारिश हो रही है तो बहुत सालों तक बारिश ही होती रहती थी। तो आपने सुना भी होगा आइस एज भी आया था। तो बेसिकली ये वाला जो पीरियड था ये आइस एज का ही पीरियड था एक तरीके से देखा जाए। तो अभी तक में हमने क्या क्या समझ लिया है कि यूनिवर्स में बॉल ऑफ फायर बस्ट हो गया, उसके पीसेस स्कैटर्ड हो गए, और पीसेस स्कैटर्ड हो गए तो प्लैनेट्स बन गए, उन्हीं में हमारा अर्थ बना। अर्थ के ऊपर कुछ वाटर थे, कुछ सॉलिड स्टेट थे, और वाटर से कुछ वायरस और छोटे छोटे क्रिएचर्स वगैरह सॉलिड स्टेट पर आना शुरू किया। वही आगे चल करके एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह बन गए, और जंगल बन गए, और धीरे धीरे प्लांट्स वगैरह ग्रो करने लग गए एनवायरनमेंट की वजह से। तो वहीं से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लाइफ की शुरुआत हो गई। लाइफ की शुरुआत हो गई, ह्यूमन बीइंग अभी भी नहीं आया है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया कि भाई अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इसको आप डिटेल्ड में ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ये मैंने हिस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए यहां तक मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि भाई अर्थ का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ था। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई कि भाई अर्थ का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ, और अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत हो गई। लाइफ की शुरुआत का मतलब एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, प्लांट्स वगैरह ये सब ग्रो करने लग गए। इतना हो गया, और इतना होने के बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या वो ये कि अब हम देखेंगे कि भाई ह्यूमन बीइंग कैसे आया। लेकिन ह्यूमन बीइंग कैसे आया उस पार्ट को छेड़ने से पहले हम 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे पॉइंट से भी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि अभी तक जो मैंने अर्थ का फॉर्मेशन बताया था, तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी अर्थ कितनी पुरानी है। भाई आपने बताया अर्थ का फॉर्मेशन हो गया है, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि अर्थ कितना पुराना है। तो अर्थ कितना पुराना है उसकी डेट हमें लिखनी पड़ेगी, वो हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद जो है सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ की शुरुआत हुई थी, तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो बताया जाता है कि अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो 4 फेसेस यानी कि 4 स्टेजेस में जाकर के अर्थ का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हुआ था।
ठीक है। तो लाइफ की जो शुरुआत हुई थी, तो अर्थ के किस फेज में, अर्थ फॉर्मेशन के किस फेज में लाइफ की शुरुआत हुई थी, तो फोर्थ फेज में या फोर्थ स्टेज में लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो क्या समझाया मैंने आपको, मैंने ये समझाया है कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। अब हमें ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा समझना है, बट बिफोर गोइंग टू ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सम पॉइंट्स अबाउट अर्थ फॉर्मेशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि अर्थ हमारा कितना पुराना है, हम वो पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो किस फॉर्मेशन में, किस स्टेज में ह्यूमन बीइंग आया था, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में ह्यूमन बीइंग आया था। तो फोर्थ स्टेज को हम क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं। तो थोड़ा सा क्वाटरनरी स्टेज के बारे में लिखेंगे। उसके बाद लाइफ की शुरुआत कब हुई थी उसकी डेट लिखेंगे हम, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि भाई ह्यूमन बीइंग कहाँ से आया और कैसे आया। तो नेक्स्ट पार्ट फिर हम ह्यूमन बीइंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर ह्यूमन बीइंग कैसे आया, ठीक है, उसको फिर डिस्कस करेंगे। स्टॉप, है ना। तो चलिए फिर अर्थ का जो फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग कुछ 2-3 पॉइंट्स को हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए या इसको ध्यान में रखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है स्टोन एज कल्चर। अभी हिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, अभी मैं आपको हिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रहा हूं। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अर्थ हमारा कितना पुराना है ना। तो अर्थ हमारा कितना पुराना है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं लिख रहा हूं अर्थ, ठीक है। अर्थ जो है वो है ओवर 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। हमारी जो अर्थ है वो कितनी ओल्ड है, तो वो है 46 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो 4600 मिलियंस मतलब कितना, तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। एक मिनट, वन मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो 4600 मिलियन, और इसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 46 आपकी जो अर्थ है वो इतनी पुरानी है, 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड अर्थ आपकी इतनी पुरानी है। तो ये आपका नंबर में आ गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि थोड़ा सा हमें ये समझना है कि अर्थ के क्रस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कितने स्टेजेस में हुआ था, ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट का फॉर्मेशन जो है वो 4 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में हुआ था। इसका जो फोर्थ स्टेज है उस फोर्थ स्टेज को क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं। हमें फोर्थ स्टेज को ही क्यों पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज को क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज ये आपका कोर ज्योग्राफी का पार्ट है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। हमें हिस्ट्री से जोड़ना है, इसलिए हमें जो है
इसके फोर्थ स्टेज को समझना पड़ेगा, जिसको क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं। तो चलिए सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ इट्स क्रस्ट। इट्स का मतलब यहां पे, एक मिनट, इट्स का मतलब यहां पर अर्थ है। तो इवोल्यूशन ऑफ इट्स क्रस्ट, तो अर्थ के क्रस्ट का इवोल्यूशन कितने स्टेजेस में हुआ था? तो फोर्थ स्टेज में, 4 स्टेज में, 4 स्टेजेस। इसका जो फोर्थ स्टेज है, उसी फोर्थ स्टेज को हम क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं। तो फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्टेज। फोर्थ स्टेज को क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं, और इस क्वाटरनरी स्टेज को आपने अच्छे से समझना है। क्यों समझना है इस क्वाटरनरी स्टेज को अच्छे से? वो इसलिए क्योंकि ये जो फोर्थ स्टेज है क्वाटरनरी स्टेज, इसी क्वाटरनरी स्टेज के इनिशियल पार्ट में, इनिशियल स्टेज में, मतलब इनिशियल पीरियड में ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर क्वाटरनरी स्टेज को हमें अब समझना है अच्छे से। तो क्वाटरनरी स्टेज थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूं और क्वाटरनरी स्टेज को मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वाटरनरी स्टेज को। ये जो क्वाटरनरी स्टेज है, इस क्वाटरनरी स्टेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके जो 2 पार्ट्स है क्वाटरनरी स्टेज के, वो इस तरीके से है। क्वाटरनरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको प्लेस्टोसीन पीरियड बोलते हैं। प्लेस्टोसीन यानी कि मोस्ट रिसेंट एरा। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है इसको बोलते हैं होलोसीन, यानी कि प्रेजेंट एरा। प्लेस्टोसीन पीरियड किसको बोलते हैं, या प्लेस्टोसीन एरा किसको बोलते हैं, और होलोसीन एरा किसको बोलते हैं? तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन एरा को समझने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा आपको बीसी और एडी को समझना पड़ेगा। बीसी और एडी को समझना पड़ेगा। आपको पता है हिस्ट्री में बीसी यूज करते हैं बिफोर क्राइस्ट, एडी यूज करते हैं एनो डोमिनी। ठीक है, तो बीसी और एडी को थोड़ा सा हम समझते हैं, उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा कि भाई क्वाटरनरी स्टेज का टाइम पीरियड कितना है या वो कैसे होगा। तो बीसी और एडी को पहले थोड़ा सा समझते हैं। तो बीसी और एडी का क्या मतलब है भाई? बीसी और एडी का क्या मतलब है? अभी मैं आपसे कहता हूं क्या 2500 बीसी में इंडस वैली IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो आज से कितने सौ साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई? अगर मैं आपसे ये कहता हूं 261 AD में कलिंगा वॉर हुआ था, ठीक है, कलिंगा वॉर, तो आज से कितने सौ साल पहले कलिंगा का वॉर हुआ था? यहां पर AD है और यहां पर BC है। ठीक है,
तो आप हमेशा याद रखिए जहां पर BC होगा, जहां पर BC होगा वहां पर आपने क्या करना है, करंट डेट को उसमें ऐड करना है। BC में क्या करना है, करंट डेट। एक मिनट, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूं थोड़ा सही से। BC में क्या करना है आपने, BC में आपको करंट डेट ऐड करनी है। करंट डेट मतलब क्या, मतलब 2023। और AD में क्या करना है आपने, AD में आपने करंट डेट को माइनस करना है। AD में क्या करना है आपने, करंट डेट माइनस करनी है। तो चलिए समझते हैं भाई। 2500 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो BC का मतलब क्या करना है, करंट डेट के साथ इसको ऐड करना है। तो करंट डेट क्या है हमारी, यानी कि 2023, और इसमें क्या करना है 2500 को ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जितना आएगा, कितना आएगा ये 25, एक मिनट, कितना आएगा 4523। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आज से 4523 ईयर्स बैक में ये सिविलाइजेशन एग्जिस्ट हुई थी, ठीक है। चलिए कलिंगा का वॉर, अगेन आपने क्या करना है 2023 माइनस 261, क्योंकि AD है आपको माइनस करना है, ठीक है। और माइनस करने के बाद जो आएगा, इतने साल पहले कलिंगा का वॉर हुआ था। तो इस तरीके से BC और AD को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट क्वाटरनरी स्टेज को समझने के लिए हमें इसको थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए, BC और AD बेसिकली क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा ग्राफ में आपको समझाता हूं BC और AD कैसे कैसे चलता है ये, ठीक है। इस चलिए, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं क्या, क्वाटरनरी स्टेज। इस क्वाटरनरी स्टेज को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने। प्लेस्टोसीन और होलोसीन, ठीक है। प्लेस्टोसीन का टाइम पीरियड क्या है वो समझना है, होलोसीन का टाइम पीरियड क्या है वो समझना है। लेकिन इस टाइम पीरियड को समझने के लिए आपको थोड़ा सा BC और AD को थोड़ा सा समझना है। तो चलिए समझते हैं भाई। जब हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत हुई तो हिस्टोरियन ने जब हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कि इतने सौ साल पहले ये पीरियड आया था, उसके बाद ये पीरियड आया था, उसके बाद ये पीरियड आया था। तो मान लीजिए अभी क्या है, अभी 2023 है, ठीक है। तो मान लीजिए आज से 2023 ईयर्स पहले कोई सिविलाइजेशन आया होगा, मान लीजिए 1 में आया होगा, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में,
और इस तरीके से 2023 ईयर्स तक मान लीजिए हिस्ट्री में एक एक चैप्टर ये शुरू हुए होंगे, इस तरीके से चला होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप रेड फोर्ट विजिट करने जाते हैं, ताजमहल विजिट करने जाते हैं, कहीं और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आप विजिट करने जाते हैं, वहाँ चल रहे हैं, पैरों से ठोकर लग के कोई चीज़ मिल जाती है, लेट्स सपोज कोई बाउल वगैरह मिल जाता है, आप उसको देखते हो, आप कहते हो अरे ये क्या चीज़ है ना। तो बाउल्स, ठीक है, वो क्या होता है, वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट में जाता है, उसके ऊपर रिसर्च होता है, भाई खोज होती है ना, डिस्कवरी होती है कि भाई ये क्या चीज़ है, ये है ना, कौन से पीरियड का है ये। तो मान लीजिए हिस्टोरियन ने उसके ऊपर रिसर्च करके और ढूंढ करके निकाला कि भाई ये किसी सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये बाउल है, और वो सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है 2023 ईयर्स से भी ज्यादा पुरानी है, तो फिर उसको किस डेट पे रखेंगे? क्योंकि 1 से लेकर के 2023 ईयर्स के बीच में अगर फिर डेट, अगर कोई सिविलाइजेशन मिलती है तो यहाँ तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो सिविलाइजेशन और भी तो पुरानी हो सकती है। तो कैसे डेट करेंगे, मतलब हिस्ट्री की डेट वगैरह कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको इसके पीरियड्स को कैसे डेट में एडजस्ट करेंगे, उन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए यहाँ पर हम BC और AD को फॉलो करते। चलिए थोड़ा समझते हैं, मतलब अच्छे से समझते हैं BC और AD कैसे क्या है, ठीक है। तो BC और AD, तो जब हिस्टोरियन ने हिस्ट्री में डेट्स वगैरह बनाने शुरू किए तो उन्होंने ये कहा कि चलिए हम मान लेते हैं जो जीसस क्राइस्ट है वो कब पैदा हुए थे ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट कब पैदा हुए थे, तो चलिए मान लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है वो 0 ईयर्स में पैदा हुए थे। तो जीसस क्राइस्ट 0 ईयर्स में पैदा हुए थे। यानी कि हमको क्या लेना है, हमें क्या लेना है, हमें इस तरीके से लेना है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जो है हमने मान लिया, लेट्स सपोज जीसस क्राइस्ट जो है वो 0 ईयर्स में पैदा हुए थे, तो इसको हम बोलेंगे जीसस क्रिस्ट बॉर्न, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जो है वो 0 ईयर्स में पैदा हुए थे और 0 ईयर्स के बाद आगे वो जिंदा थे, यानी कि अपनी लाइफ को क्या कर रहे थे, जी रहे थे, अपनी लाइफ को क्या कर रहे थे, जी रहे थे, ठीक है। तो जी रहे थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इस तरीके से लास्ट में आ जाएगा आपका 2023। तो इसको यानी कि 0, जिस समय जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे वहां से आगे वाले पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं AD। AD का क्या मतलब होता है, एनो डोमिनी। AD का क्या मतलब होता है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब जिस समय जीसस क्राइस्ट अपनी लाइफ को क्या कर रहे थे, जी रहे थे, है ना, पीरियड ऑफ जीसस क्राइस्ट, पीरियड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है। लेकिन जीसस क्राइस्ट से पहले, यानी कि जब पैदा नहीं हुए थे जीसस क्राइस्ट, तो उसको भी इस तरीके से मान लिया गया। तो ये जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये कितनी भी पीछे हम इसको ले जा सकते हैं, ठीक है, -9 -10 -11 और इस तरीके से, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट जो है उनके पैदा होने से पहले, उनके बॉर्न से पहले वाले पीरियड को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, BC। इसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ये माना जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि BC में क्या करेंगे, BC में करंट डेट को
ऐड करेंगे और एडी में क्या करेंगे, एडी में क्या करेंगे, करंट डेट को माइनस करेंगे। ठीक है, ये है आपका बीसी और एडी। अब चलिए हम समझते हैं क्वाटरनरी स्टेज को। क्वाटरनरी स्टेज में प्लेस्टोसीन पीरियड क्या है और होलोसीन पीरियड क्या है, मतलब कितना कितना इसका टाइम पीरियड है। अब आपको इजीली समझ में आएगा इसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं बीसी और एडी को। तो चलिए क्वाटरनरी स्टेज को अब समझते हैं। अब आपको इसका जो टाइम पीरियड कैसे कैसे है वो आपको समझ में आएगा। अब क्वाटरनरी स्टेज हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि क्वाटरनरी स्टेज के बिल्कुल इनिशियल फेज में ही ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट हुआ था। तो चलिए समझते हैं। क्वाटरनरी स्टेज, प्लेस्टोसीन, क्या बोलते हैं प्लेस्टोसीन को, मोस्ट रिसेंट एरा। होलोसीन, होलोसीन को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एरा। ठीक है, अब स्टॉप करिए। तो क्वाटरनरी स्टेज चलिए समझते हैं। Quaternary stage, it is divided into two parts. First is Pleistocene, which is also called क्या, most recent era. Okay. Next is Holocene, and this is called प्रेजेंट एरा। ठीक है, होलोसीन का टाइम पीरियड क्या है उसको मैं यहां पे लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। तो इट बिगेन अबाउट 12,000 years ago and continued to this day। क्या मतलब है इसका भाई, होलोसीन पीरियड जो है, ये जो प्रेजेंट एरा जिसको आप बोल रहे हो, ये आपका जो शुरू हुआ है, या इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, आज से 12,000 ईयर्स बैक में जब हम जाएंगे तो वहां तक। समझ नहीं आया मुझे, आज से 12,000 ईयर्स बैक मतलब, तो मतलब ये समझिए जरा इसको। जीसस क्राइस्ट कब पैदा हुए थे, 0 ईयर्स में। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से हम जाएंगे तो 2023। इधर से चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो एंड कंटिन्यूड टू दिस डे। इसका मतलब ये है कि 2023 तो ये अभी है ही हमारा, 2023 तो अभी चल ही रहा है हमारा। अब 2023 से 12,000 ईयर्स बैक तक हम जाएंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0 से लेकर के 2023 ईयर्स तो आपका यही हो गया,
अब 2023 ईयर्स जीरो से लेकर के यहां तक हो गया और जीरो से आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो कभी ना कभी 12,000 ईयर्स तो मिलेगा ना। तो 2023 ईयर से लेट सपोज यहां से चलते 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 ये जीरो यहां तक तो 2023 यानी कि 2000 ईयर्स यहां तक होता है और इससे पीछे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो कहीं ना कहीं लेट सपोज मान लेते हैं कि यहां पर आकर के हमारा 12,000 ईयर्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यानी कि लेट सपोज ये जाएगा तो और आगे तक, लेकिन यहां तक हम मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक का जो ये पीरियड है ये कितना है 12,000 ईयर्स इतना कंप्लीट हो गया। तो इतने वाले पीरियड को हम हिस्ट्री में होलोसीन का पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो एंड कंटिन्यू टू दिस डे। तो 12,000 ईयर्स से यहां से लेकर के इतना पीरियड ये होलोसीन का पीरियड था। और अब चलिए समझते हैं कि फिर प्लेस्टोसीन पीरियड का प्लेस्टोसीन का जो पीरियड था उसका कितना टाइम पीरियड है। तो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो बिटवीन 2 मिलियन and 12,000 years before the present। ठीक है, इसका क्या मतलब है, प्लेस्टोसीन का जो पीरियड है वो आपका 12,000 ईयर्स से यानी कि यहां से 12,000 ईयर्स से फिर 2 मिलियन ईयर्स बैक में जब हम जाएंगे तो वो वाला पीरियड आपका प्लेस्टोसीन पीरियड कहलाता है। तो इसका मतलब यहां तक तो ये होलोसीन पीरियड है और 12,000 ईयर से फिर हम बैक जाएंगे, बैक चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और आगे तक चलेंगे तो 2 मिलियन। तो 2 मिलियन ईयर्स बैक में जाएंगे तो ये सारा जो पीरियड है इसको क्या बोलेंगे, इसको प्लेस्टोसीन पीरियड बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं और अच्छे से। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, होलोसीन मैं आपको समझा रहा हूं प्लेस्टोसीन। ठीक है, होलोसीन का मतलब जीरो यानी कि अभी से लेकर के जीरो से लेकर के 12,000 ईयर्स बैक तक जाएंगे तो वो होलोसीन माना जाएगा और 12,000 ईयर्स से 2 मिलियन ईयर्स बैक में जाएंगे, 12,000 ईयर्स से 2 मिलियन ईयर्स बैक में जाएंगे तो उसको प्लेस्टोसीन पीरियड बोलते हैं। तो अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो थोड़ा सा मैंने आपको समझाया। उस अर्थ के फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट्स भी आपको रिमेंबर करना है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया कि हमारी जो अर्थ है वो कितनी पुरानी है, तो 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको समझाया क्वाटरनरी स्टेज। क्वाटरनरी स्टेज यानी कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था, उसके क्रस्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कितने स्टेजेस में हुआ था, तो 4 स्टेजेस में हुआ था। दैट फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्टेज। और क्वाटरनरी स्टेज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके समझा। ठीक है, एक को होलोसीन बोलते हैं और दूसरे को प्लेस्टोसीन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई लाइफ की शुरुआत कब हुई थी। तो लाइफ की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी, 3,500 ईयर्स अगो लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिए आप क्या, 4600 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था और लाइफ की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, उस अर्थ के ऊपर लाइफ की शुरुआत कब हुई थी, 3,500 मिलियन ईयर्स अगो
लाइफ की शुरुआत हुई थी। अब लाइफ की शुरुआत हुई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग आ गए थे। लाइफ का मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, इवन की प्लांट्स वगैरह वो सब ग्रो करने लग गए थे, तो इसी को बोला गया है कि लाइफ, यानी कि लाइफ की शुरुआत 3500 ईयर्स अगो हुई थी। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग कब आए, है ना? तो ह्यूमन बीइंग के लिए बोला जाता है अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड में ह्यूमन बीइंग आया था। अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड का क्या मतलब है भाई? तो उसके लिए मैंने आपको होलोसीन और प्लेस्टोसीन पीरियड अभी जस्ट थोड़ा सा मैंने उसकी डेटिंग करके दिखाई थी। तो उसी प्लेस्टोसीन पीरियड के स्टार्टिंग वाले फेज में ह्यूमन बीइंग की शुरुआत हुई थी। तो ह्यूमन की शुरुआत कब हुई थी ह्यूमन बीइंग की? अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड में। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। ये 0 ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके से ये चलेगा और ये 2023, ठीक है, ये ऐसे चलेगा। -1 -2, सॉरी गलत हो गया ये, और इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया, लेट सपोज इतना मान लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हो गया? मान लीजिए 12,000 ईयर्स हो गए। तो इस 12,000 ईयर्स को हम क्या बोलते हैं? होलोसीन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, होलोसीन पीरियड बोलते हैं इसको। इसके बाद इस यहां से पीछे चलते जाएंगे, कितना? 2 मिलियन ईयर्स बैक तक जाएंगे। मान लीजिए 2 मिलियन ईयर्स, ठीक है, यहां पे आपका खत्म होता है। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन है, क्या? ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर कब आया था? तो ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर जो अपीयर हुआ था वो अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड में हुआ था। तो अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड किसको बोलते हैं? ये जो है ना पूरा प्लेस्टोसीन पीरियड, यहां से ये 2 मिलियन ईयर्स बैक, तो ये स्टार्टिंग वाला जो फेज है ये, यहां पर ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेड। ठीक है, तो यहां से ह्यूमन बीइंग की शुरुआत हुई। तो 2 पॉइंट्स मैं और लिखता हूं, ठीक है, कि लाइफ की शुरुआत अर्थ के ऊपर कब हुई थी और उसके बाद ह्यूमन बीइंग अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड में आया था, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए 2 पॉइंट और लिख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो लिख लेते हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, मैन appeared on the earth in the early प्लेस्टोसीन पीरियड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर पूरा मैंने समझा दिया है कि भाई प्लेस्टोसीन, होलोसीन, ये सब क्या होता है, वो चीज। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये, लाइफ की शुरुआत कब हुई है अर्थ के ऊपर? तो लिखिए, लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ around 3500 million years ago। million years ago, ठीक है, it was continued to plants and animals for many thousand years।
ये पॉइंट्स आपके कवर हो गए। अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ? यूनिवर्स, बॉल ऑफ फायर, बस्ट, पीसेस स्कैटर्ड, अर्थ बन गया, उस अर्थ के ऊपर वाटर, सॉलिड स्टेट, वाटर से वायरस, क्रिएचर्स वो सब आए, धीरे धीरे एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स ये सारे बन गए। और ये सारे बनने के बाद इसमें हमने पॉइंट्स लिख लिए। क्या? हमारा अर्थ जो है वो कितना पुराना है? 4600 मिलियन ईयर्स अगो पुराना है। और क्या पढ़ा हमने? अर्थ का फॉर्मेशन 4 स्टेजेस में हुए हैं। ठीक है, इसका जो 4th स्टेज उसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी स्टेज। क्वाटरनरी स्टेज जो था पूरा का पूरा वो 2 मिलियन ईयर्स का था। ठीक है, तो हमने अर्थ कितना पुराना है वो समझ लिया, हमने क्वाटरनरी स्टेज को समझ लिया। उसके बाद लाइफ की शुरुआत अर्थ के ऊपर कब हुई, मतलब कितने 100 साल पहले हुई थी? तो 3500 ईयर्स अगो, वो भी समझ लिया हमने। और इसके बाद ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर कब आया? तो बताया जाता है अर्ली प्लेस्टोसीन पीरियड में ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर आया है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री को शुरू करने से पहले। स्टॉप करिए। तो फिर चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री को शुरू करने से पहले हमें क्या समझना है? हमें ह्यूमन बीइंग के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसने जब अपनी एक्टिविटी करनी शुरू कर दी थी तो वहीं से हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। और ह्यूमन बीइंग को जो है, अगर ह्यूमन बीइंग आएगा तो कहाँ आएगा? अर्थ के ऊपर आएगा। तो अर्थ के बारे में भी थोड़ा हमें जानना पड़ेगा कि भाई अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। तो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, उस अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स वगैरह है वो सारे आ गए हैं, मतलब प्लांट्स वगैरह सारे उग गए हैं, एनिमल्स वगैरह वो सारे आ गए हैं, बर्ड्स वगैरह वो सारे विजिबल हो रहे हैं। और विजिबल हो रहे हैं तो इसी में जो है अब हमें समझना है कि भाई ह्यूमन बीइंग कौन सा है इसमें से, क्योंकि जब तक ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा तब तक हिस्ट्री की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो चलिए समझते हैं। स्टार्टिंग में जब इस चीज के ऊपर डिबेट चली कि भाई ह्यूमन बीइंग कौन था, ये कहाँ से आया, कौन से एनिमल में से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी दी। और अलग अलग थ्योरी दी तो भाई किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो इन सारे स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर जो है उसका बहुत बड़ा नाम है और उसी ने आगे चल करके प्रूव किया कि भाई हम ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए हैं। ठीक है, उस स्कॉलर का नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने हमें बताया कि भाई हम ह्यूमन बीइंग जो है कहाँ से आए। तो ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस जो है, ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस की जो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन ने दी थी, जिसमें उसने ये बताया कि कैसे ह्यूमन बीइंग एक एनिमल से कैसे वो इवॉल्व करता हुआ एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन गया था और उसने हंटिंग वगैरह करनी शुरू कर दी। तो चलिए समझते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ा सा। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं चार्ल्स डार्विन के बारे में। ह्यूमन बीइंग के बारे में हमें समझना है तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को लेना पड़ेगा हमें। तो चार्ल्स डार्विन कौन था? चार्ल्स डार्विन आपका इंग्लैंड का रहने वाला था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन एक नेचुरलिस्ट था, प्रकृति विज्ञान का साइंटिस्ट जो होता है वो। चार्ल्स डार्विन बायोलॉजिस्ट भी था, है ना। चार्ल्स डार्विन को बहुत सारी नॉलेज थी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वो साइंटिस्ट था, तो बहुत नॉलेज थी। तो चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड का रहने वाला था और वो जो है रिसर्च करता था कि हम ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए। तो वो अमेरिका भी गया, नॉर्थ अमेरिका गया था। नॉर्थ अमेरिका में उसने अपनी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। उस लेबोरेटरी में बैठ करके वो रिसर्च करता था। वो जंगल में जाता था, वहाँ से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को लेकर के आता था, पकड़ करके लाता था, बटरफ्लाइज को पकड़ करके लाता था और अपने लेबोरेटरी में बैठ करके उसके ऊपर रिसर्च करता था।
रिसर्च करता था। बेसिकली क्या रिसर्च करता था, तो एक बटरफ्लाई से दूसरे बटरफ्लाई को आपस में मिला करके उससे जो है ऑफस्प्रिंग पैदा करवाता था, बच्चे पैदा करवाता था, और बच्चे पैदा करवाने के बाद देखता था कि मतलब उनमें क्या डिफरेंस है। मान लीजिए एक पेरेंट ने एक बच्चे को जन्म दिया, तो उस बच्चे और उस पेरेंट में कितनी सिमिलैरिटीज है और कितनी डिससिमिलैरिटीज है, उन सब चीजों को वो ऑब्जर्व करता था। तो बताया जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने नॉर्थ अमेरिका में लगभग 5 इयर्स तक जो है इसके ऊपर रिसर्च की, उसने रिसर्च कैरी आउट किया, और रिसर्च कैरी आउट करने के बाद फिर उसने आगे एक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी। मतलब उसने बताया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन में उसने ये बताया कि जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को जन्म देती है तो उनके बीच में जो डिफरेंस है, लाइक फेस वेस, उसके हाथ वाथ, वो सब जो डिफरेंस है वो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल मतलब अपने लाइफ में, डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल ले, तो एक पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, लाइक हम भी किसी के बच्चे हैं, तो हमारा जो फेस है, हमारे जो हाथ वगैरह, वो हमारे अपने पेरेंट्स से काफ़ी कुछ मिलता है, काफ़ी कुछ सिमिलर होता है। लेकिन एक पेरेंट्स ने एक बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे ने फिर दूसरे बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे ने फिर अगले बच्चे को दिया, फिर अलग दिया, फिर अगले बच्चे ने दिया, फिर अगले बच्चे, तो ऐसे करोड़ों सालों तक ऐसे बच्चे होते हुए आ रहे हैं। तो उस बच्चे का अगर इनिशियल पेरेंट का, स्टार्टिंग वाले पेरेंट के साथ अगर हम उसमें मैच करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज आ जाती है। यानी कि अगर हम अपने फेस को अपने ग्रैंडफादर वगैरह से अगर हम मैच करें तो थोड़ा बहुत चेंजेस नजर आता है, लेकिन और पीछे जाकर के फोर फादर से अगर हम अपने फेस वगैरह को मैच करें तो शायद फेस मैच ना करे, बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज आ जाती है। तो क्या समझाया मैंने आपको? मैंने आपको ये समझाया है कि चार्ल्स डार्विन ने एक्चुअली थ्योरी दी है कि हम ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए हैं। तो उसने ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस की थ्योरी दी है, जिसमें उसने ये बताया कि ह्यूमन बीइंग कहाँ से आया है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन कौन था? ये इंग्लैंड का रहने वाला था, और इसने ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरी के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया। ये अमेरिका गया, लेबोरेटरी वगैरह में बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स वगैरह को लेकर के उसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उसने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में क्या बताया कि जब एक स्पीसीज, व्हेन वन स्पीसीज गिव्स बर्थ टू अनदर स्पीसीज, देयर इज स्लाइट डिफरेंस, मतलब उन दोनों के फेस में कम डिफरेंस होता है। बट आफ्टर करोड़ ऑफ ईयर्स एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को जन्म देता हुआ आ रहा, तो करोड़ों सालों के बाद उसमें एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो 2-4 पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आगे की बात आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन के बारे में 1-2 पॉइंट्स लिखते हैं, फिर नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, और उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस की थ्योरी को कैसे उसने समझाया, ठीक है, उसको फिर हम समझेंगे। तो चलिए चार्ल्स डार्विन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो मैं हेडिंग डालता हूँ चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन के बारे में यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या था वो। ही वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, पहली बात, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, उसने क्या डेवलप किया था? ही डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसका मतलब है कि हाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन इवॉल्व्ड फ्रॉम एन एनिमल, एक एनिमल से कैसे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते होते कंप्लीट ह्यूमन बन गया था।
तो ये बोला उसने। क्या? चार्ल्स डार्विन कौन था? एक इंग्लिश साइंटिस्ट था। उसने क्या डेवलप किया? तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये उसने डेवलप किया था। तो थ्योरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब उसको समझाने के लिए उसने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। तो चलिए नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन क्या बताया मैंने? व्हेन वन स्पीसीज गिव्स बर्थ टू अनदर स्पीसीज देयर इज स्लाइट डिफरेंस। लिखिए, व्हेन वन स्पीसीज गिव्स बर्थ टू another species, there is slight difference in it. Similarly, the new species after millions of crores of years makes a big difference from the last species of that species. ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन। सिंपल सी बात है, वन स्पीसीज ने बर्थ किया अनदर स्पीसीज को, तो उनके बीच में डिफरेंस कम होगा। मदर आई मीन पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे देखने में। बट सिमिलरली द न्यू स्पीसीज आफ्टर मिलियंस ऑफ करोड्स ऑफ ईयर्स, लेकिन नई स्पीसीज अगर करोड़ों साल तक जन्म देते रहेंगे तो करोड़ों साल के बाद वो स्पीसीज और फर्स्ट वाले स्पीसीज के साथ जब हम मैच करेंगे तो काफी कुछ डिसिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। इसी को चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन बोला है। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और इसके बाद फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, चार्ल्स डार्विन कौन था? इंग्लैंड का था। कहाँ गया था? अमेरिका गया था और उसने वहां पर रिसर्च की कि भाई हम ह्यूमन कहाँ से आए हैं। ठीक है, इसके बाद चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस की थ्योरी बताई है। ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस की थ्योरी बताई है, दैट मीन्स कि एक एनिमल से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व करते करते विकसित होते होते वो कैसे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन गया। ठीक है, उसको समझाने के लिए, ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट मतलब उसमें क्या था? तो उसमें यह था कि जब एक स्पीसीज, जब एक पेरेंट चाइल्ड को जन्म देते हैं तो दोनों के बीच में फेस, हाथ वात वो सब क्या होता है? सिमिलर होते हैं, उसमें डिसिमिलैरिटीज नहीं होती है। बट एक स्पीसीज ने दूसरे स्पीसीज को जन्म दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, करोड़ों सालों के बाद जो है
उस लास्ट स्पीसीज और फर्स्ट स्पीसीज के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो श्योरली इनके बीच में डिसिमिलैरिटीज दिखेंगी, नजर आएगा। ये बात नेचुरल सिलेक्शन में चार्ल्स डार्विन ने समझाने की कोशिश की है। चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस की थ्योरी को समझाने के लिए उसने प्राइमेट को लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे, और प्राइमेट से उसने बताया कि भाई हम कैसे इवॉल्व हुए। तो चलिए समझते भी प्राइमेट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइमेट। चार्ल्स डार्विन ने ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझाने के लिए क्या लिया है? उसने प्राइमेट लिया है। प्राइमेट के थ्रू उसने ह्यूमन इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझाया है। तो चलिए प्राइमेट, प्राइमेट क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्राइमेट का मतलब ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्रिएचर्स, जो हमारे जैसे ऐसे एनिमल्स जिसकी फेसेस हमारे जैसी दिखती है, ऐसे एनिमल्स को उसने ऐसे एनिमल्स का उसने ग्रुप बनाया। तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्राइमेट किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम एन एनिमल। इसको समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन ने बोला कि भाई हम मान लीजिए हम एक प्राइमेट को लिया उसने। प्राइमेट कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स कि ऐसे एनिमल्स या जानवर जिनकी फेसेस हमसे मिलती है, उसका इसने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके उसने समझाने की कोशिश की है। तो प्राइमेट क्या है? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्राइमेट में उसने बोला भाई हमारी जैसी शक्ल के दिखने वाले जानवर जो है वो कौन कौन है? तो वो है भाई, उसने बोला वो है क्या? एक तो मंकी हमारे जैसा दिखता है, बिल्कुल मंकी का फेस हमारे जैसा होता है, तो उसने मंकी को लिया। उसके बाद बोला उसने कि भाई एप्स भी हमारे जैसा दिखता है, एप्स भी लिया उसने। फिर उसने कहा भाई चिंपैंजी भी तो हमारे जैसा दिखता है, चिंपैंजी। उसने बोला भाई मंकी हो गया, एप्स हो गया, चिंपैंजीज हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी है जो हमारे जैसे दिखते हैं, जैसे कि जैसे बब्बून्स हो गया आपका, लेमूरीज हो गया आपका। ठीक है, और भी है बहुत सारे, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे जैसे फेसेस वाले ये सारे जानवर है, मंकी, एप्स, चिंपैंजीज, बब्बून्स, लेमूरीज। ठीक है, जब चार्ल्स डार्विन ने रिसर्च किया कि भाई ह्यूमन बीइंग आया कहाँ से, तो दुनिया में इधर उधर भटका, वो नॉर्थ अमेरिका गया, बहुत सारे म्यूजियम्स गया, वहाँ से ह्यूमन की स्केलेटन के रिगार्डिंग, एनिमल्स के स्केलेटन के रिगार्डिंग उसने बहुत सारे मतलब जो स्केलेटन्स वगैरह उसने बहुत सारे लिए, उसको लेबोरेटरी में ले जा करके उसने जो है ह्यूमन का डीएनए वगैरह जो होता है वो सब उससे मैच करके उसने फाइनली बताया कि भाई हम ह्यूमन बीइंग जो है इस एनिमल से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन जो है मंकी वगैरह के स्केलेटन्स को लेकर के उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और फाइनली उसने ये पाया कि हमारा जो डीएनए है वो मंकी से मैच नहीं करता। अब ये लोग कैसे रिसर्च करते हैं वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें बस ये आना है कि भाई ह्यूमन बीइंग कौन से एनिमल से इवॉल्व हुआ है। तो चार्ल्स डार्विन ने मंकी के ऊपर मतलब डीएनए वगैरह मैच करके देखा उसने, तो फाइनली उसने डिक्लेयर किया कि भाई हम मंकी से, हमारे जो एंसेस्टर्स है वो मंकी से इवॉल्व नहीं हुए। आगे चल करके एप्स के ऊपर उसने रिसर्च कैरी आउट किया, चिंपैंजीज के ऊपर भी उसने रिसर्च किया, तो यहाँ भी पाया कि भाई इससे हमारा डीएनए और दूसरी तरह की चीज़ें इससे मैच नहीं करती है। दूसरी तरह की चीज़ें का मतलब जो बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह है, ब्रेन का साइज, वो सब जो है रिसर्च के दौरान उसने पाया कि चिंपैंजी के साथ हमारा मैच नहीं करता है।
बब्बून्स है, बब्बून्स के साथ भी मैच नहीं करता है। लेमुरीज और भी बहुत सारे हैं इस प्राइमेट के अंदर, उन सब को ले जा करके डीएनए और अदर तरह की चीज़ें उसके ऊपर रिसर्च कैरी आउट करके फाइनली उसने ये कहा कि इन सब के साथ हमारा डीएनए मैच नहीं करता है, और लास्ट में जाकर के उसने फाइनली डिक्लेयर किया कि हमारा डीएनए और अदर चीज़ें जो है ह्यूमन बीइंग का जो अदर जो साइज वगैरह है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, बनावट, वो सारी चीज़ें जो मैच करती है वो एप्स के साथ जा करके मैच करते हैं। तो उसने फाइनली चार्ल्स डार्विन ने ये बताया कि हम एक्चुअली एप्स से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब एप्स से कैसे इवॉल्व हुए हैं, तो उसने बताया कि एप से इवॉल्व होने के लिए उसने नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट को उसने समझाने की कोशिश की। कैसे? उसने ये कहा कि स्टार्टिंग में जो एप्स है वो एप्स जानवर की तरह चलता था, यानी कि पीछे 2 पैर और आगे के जो 2 हाथ है वो भी पैर की तरह यूज करके वो चलता था, पीछे लंबी लंबी उसकी पूंछ होती थी। तो स्टार्टिंग में वो एप्स था, और एप्स था तो फिर धीरे धीरे उस एप्स ने क्या किया, बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। अब बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए तो उस एप से जो पहला बच्चा आया होगा तो उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। नेचुरल सिलेक्शन में भी मैंने यही बताया है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उस एप्स के बाद फिर तीसरा बच्चा आया, चौथा बच्चा, ये करोड़ों है ना, 100 ऑफ ईयर्स जो है ये प्रोसेस चलता रहा और चलता रहा। तो फिर बताया गया कि इसी में आगे चल करके धीरे धीरे एप्स की स्पीसीज जो है एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है, एक सर्टेन पीरियड मतलब इंटरवल पे जाकर के जो है वो चेंजेस होने शुरू हो गए थे। यानी कि अगर हम एप्स की बात करें तो बताया जाता है कि एप्स की स्पीसीज जब आगे बढ़ती गई तो इसमें अस्ट्रालोपिथेकस नाम की स्पीसीज वगैरह आई थी। अस्ट्रालोपिथेकस एप्स में अस्ट्रालोपिथेकस नाम की स्पीसीज हुई थी। अभी अस्ट्रालोपिथेकस का मतलब ये नहीं है कि ह्यूमन बीइंग है, ये नहीं, ये अस्ट्रालोपिथेकस जो था ये भी एप्स ही था, ये भी एप्स की तरह हाथ पैर जमीन पे रख करके चलता था। चेंजेस क्या है इसमें, तो आप मान सकते हैं कि चेंजेस जो इसके जो खोपड़ी है, स्कल जो है वो स्कल बहुत बड़े बड़े थे, है ना। आगे चल करके अस्ट्रालोपिथेकस के बाद इसके बच्चे होते गए तो आगे बहुत सालों के बाद फिर अफ्रीकानस आया, अफ्रीकानस। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो स्पीसीज है, एप्स की स्पीसीज है, उनके लंबे लंबे बाल होते थे, हिप्स जो है बहुत भारी भारी होते थे, उसके शोल्डर जो है वो बहुत भारी भारी होते थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह वो बिहेव नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद अफ्रीकानस के बाद आगे चल के होमिनोइडिया वगैरह आए थे, होमोनोइडिया। ठीक है, होमोनोइडिया वगैरह आए थे। एप्स की ये तो मैंने 3 नाम लिखे हैं यहाँ पे, लेकिन एप्स की और भी बहुत सारी स्पीसीज थी। ठीक है, और वो सारी स्पीसीज में कुछ ना कुछ हम डिफरेंस देखते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन ह्यूमन बीइंग की तरह जो चेंजेस आने शुरू हो गए थे वो चेंजेस आने शुरू हुए थे होमो के स्पीसीज से। इस होमोनोइडिया के बाद आगे चल करके जो है इसी से, ठीक है, होमो नाम की स्पीसीज आती है, और उस होमो नाम की स्पीसीज से ही आगे जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो चेंजेस ह्यूमन से बहुत कुछ सिमिलर था। तो चलिए अब होमो को लेकर के चलते हैं। इसके पीछे अस्ट्रालोपिथेकस, अफ्रीकानस, होमोनोइडिया ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए एप्स में बहुत सारी स्पीसीज हुई थी, और वो सारी स्पीसीज अभी ह्यूमन की तरह डेवलप नहीं हुए थे, इवॉल्व नहीं हुए थे। हाँ, उस एप्स में जब होमो की स्पीसीज आई तो होमो की स्पीसीज से हमें जो है ह्यूमन वाले कुछ फीचर्स, ह्यूमन की एक्टिविटी वाले कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए होमो के स्पीसीज को थोड़ा सा हम समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूं और उसके बाद में होमो को
थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। इधर करता हूँ मैं होमो को, इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं होमो यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आ जाए। ये मैंने होमो ले लिया। होमो क्या है? स्पीसीज है ये, स्पीसीज ऑफ एप्स, एप्स की स्पीसीज है ये, ठीक है। यानी कि एप्स में बहुत सारी स्पीसीज आई, लेकिन ह्यूमन की तरह वो एक्टिविटी नहीं करते थे। लेकिन एप्स में जब होमो की स्पीसीज आई तो उस होमो से ही हम पहली बार ह्यूमन वाली कुछ एक्टिविटी उसमें नजर आने लग गई थी, ठीक है। तो होमो की स्पीसीज में जो फर्स्ट स्पीसीज है उसका नाम है होमो हैबिलिस, ठीक है, उसका नाम है होमो हैबिलिस। ये जो होमो हैबिलिस है इसकी कुछ एक्टिविटी ह्यूमन से मिलती थी। कैसे भाई? ये जो एप्स है, ये जितने भी स्टालोपिथेकस, अफ्रीकानस, होमोनोइडिया, ये जो मैं बता रहा हूं, ये अभी ह्यूमन की तरह नहीं है। ये जानवर की तरह हाथ पैर धरती के ऊपर रख करके वो चल रहे हैं। अभी ह्यूमन जैसी कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब होमो की स्पीसीज आती है तो सडनली हम क्या चेंजेस देखते हैं कि होमो का जो एक स्पीसीज है वो क्या करता है, वो क्या करता है, अपने अगले हाथ को, अपना अगला पैर जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या करता है, आगे उठाना शुरू कर देता है। जैसे ऐसे है तो उसने हाथ को ऐसे उठाया है ना, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करता था, वो थोड़ा सा निल्ट करके, थोड़ा सा झुक के, और हाथ को वो जमीन से ऊपर उठाने लग गया था और ऊपर उठा करके ऐसे ऐसे चलता था और हाथ से पत्ते तोड़ता था, स्टोन को उठाता था, ऐसे मारता था, ऐसे करता था। तो पहली बार होमो की ये स्पीसीज जो है इसने अपने हाथ को यूज करना शुरू कर दिया था। तो हाथ में कोई चीज रखना, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, HAVE, हैव का मतलब रखना होता है। इसलिए होमो की इस स्पीसीज का नाम पड़ा होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस का मतलब क्या है? कैचिंग बाय हैंड। तो पहली बार एप्स में होमो की जो स्पीसीज आई, उस होमो की स्पीसीज में होमो हैबिलिस ने पहली बार अपने हाथ को यूज करना शुरू किया और उस हाथ को यूज करके वो पत्ते तोड़ सकता था, है ना, पेट की जो ब्रांचेस, टहनियां होती उसको तोड़ करके वो खाता था, स्टोन को उठा करके जानवरों के ऊपर भी फेंकता था वो। तो पहली बार ह्यूमन की क्वालिटी जो नजर आई वो होमो हैबिलिस में नजर आई। तो इसको क्या बोलेंगे? होमो हैबिलिस मतलब इसने क्या किया था? कैचिंग बाय हैंड, यानी कि पहली बार इसने हैंड को यूज करके इसने चीज को, मतलब हैंड को यूज करना इसने शुरू किया था। कोई भी चीज हाथ से पकड़ करके उसको खाता था या जानवरों के ऊपर फेंकता था, उसको हंट करता था, ठीक है। चलिए, तो होमो की स्पीसीज में जो फर्स्ट है वो होमो हैबिलिस है। वो थोड़ा सा खड़ा होकर के, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा टिल्ट होकर के, और वो हाथ को यूज करता था। होमो हैबिलिस हो गया आपका। अब हिस्ट्री की शुरुआत हो गई है। मैंने आपको बताया था अर्थ का फॉर्मेशन होगा, अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग को लाना पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग में क्या एप्स आ गया, और एप्स में ही आगे चल करके होमो की स्पीसीज आई। और होमो की स्पीसीज में पहला जो ह्यूमन की तरह एक्टिविटी जिस स्पीसीज ने किया उसका नाम था होमो हैबिलिस। हिस्ट्री की शुरुआत यहां से हो गई। अब आप कहोगे यहां से हिस्ट्री आपकी शुरू हो गई, स्टोन एज यहां से आ गया था आपका, ठीक है। जब होमो हैबिलिस आया तो होमो हैबिलिस के बाद उससे बच्चे पैदा हुए, ऑलमोस्ट इसी की तरह थे, वो भी सीधा खड़ा नहीं होता था। फिर आगे और बच्चे आए, वो भी सीधा खड़ा नहीं होता था। लेकिन कई सालों के बाद जो है ना, फिर अचानक होमो हैबिलिस में भी हम कुछ चेंजेस को देखते हैं। क्या, आप बताइए क्या चेंजेस देखेंगे भाई? होमो हैबिलिस के बाद जो इसका दूसरा जो स्पीसीज आया उसमें क्या चेंज आया होगा?
तो उसमें जो चेंज आया था वो ये आया था कि होमो हैबिलिस जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो पाता था, है ना, वो थोड़ा सा झुक करके बस हाथ को यूज करता था और उसी में हंटिंग करता था, जो भी करना होता था हाथ से करता था। लेकिन करोड़ों सालों तक वो ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो एकदम खड़ा होने लग गया, खड़ा हो गया, वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे टिल्ट था वो और ऐसे से वो ऐसे हो गया और अब वो सीधा खड़ा होकर के चलता था, हाथ को यूज करता था, पत्ते तोड़ता था, हंटिंग करता था। ठीक है, तो यहां पर हिस्टोरियन ने या स्कॉलर ने इस नए तरह के स्पीसीज का जो नाम दिया है वो है होमो इरेक्टस। नेक्स्ट स्पीसीज जो आई होमो हैबिलिस के बाद उसका क्या नाम है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का क्या मतलब है? सीधा खड़ा चलने वाला आदमी, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? अपराइट मैन। अपराइट का मतलब होता है सीधा खड़ा, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, इरेक्ट, अपराइट या सीधा खड़ा होना, ये तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो होमो की जो स्पीसीज है, फर्स्ट स्पीसीज जो है होमो हैबिलिस, हैंड को यूज करता था। उसके बाद होमो की नेक्स्ट स्पीसीज जो आई होमो इरेक्टस, वो सीधा खड़ा होकर के चलता था। ठीक है, अब चलो भाई, हाथ को भी यूज करना सीख लिया उसने, वो सीधा भी खड़ा हो गया। अब एक और चेंजेस आएंगे, क्या? वो ये कि अब ये होमो इरेक्टस सीधा खड़ा होकर के भागता था, हाथ को यूज करता था, और दूसरे जो होमो इरेक्टस थे इसकी तरह जो स्पीसीज थे उनसे अब ये क्या करता था? बात करता था। वो ये बहुत तेज भाग सकता था, कोई जानवर अगर इसके पीछे आ जाए तो अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा भागता था। तो स्फूर्ति, बहुत एक्टिव हो गया था, बहुत तेजी से भागता था, हिल सकता था, डोल सकता था, है ना, सब तरह के काम कर सकता था, मतलब हंटिंग बहुत अच्छे से कर सकता था। ठीक है, फूड गैदरिंग वगैरह अपने लिए खाने के लिए फल फ्रूट को ढूंढना, तोड़ना, हंटिंग करना, ये सब काम ये बहुत अच्छे से अब कर सकता था। फ्री हो गया था, मतलब, है ना, हैबिचुअल में आ गया था, हैबिट में आ गया था। जब हैबिट में होमो इरेक्टस आ गया था सब चीज को करने के लिए, तो वहां पर जो नेक्स्ट स्पीसीज आई उसको हम क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस बोलते हैं, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को क्या बोलते हैं? मॉडर्न मैन। होमो सेपियंस को क्या बोलते हैं? मॉडर्न मैन। भाई यही है हम, मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस, हम लोग यही है। ठीक है, और यही होमो सेपियंस आगे चल करके जब बातचीत भी करने लग गया था, मतलब होमो सेपियंस के बीच में जब कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, जब आपस में स्पीच करने लगे, बातचीत करने लगे, तो वहां से एक और नाम दिया है स्कॉलर ने, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं क्या? होमो सेपियंस सेपियंस, यानी कि एडवांस मॉडर्न मैन। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टॉपिक यहीं तक है, मतलब होमो सेपियंस आ गया है तो हिस्ट्री की शुरुआत हो गई। तो हिस्ट्री तो आपकी होमो हैबिलिस से ही शुरू हो गई, लेकिन होमो सेपियंस में पूरी तरह से कंप्लीट मैन आ गया था। अब वो हाथ को भी यूज कर सकता था, बहुत तेज भाग भी सकता था, हंटिंग भी कर सकता था, फूड गैदरिंग भी कर सकता था, और यहाँ से फिर इनकी लाइफ की रूटीन, मतलब डेली लाइफ की एक्टिविटी शुरू हो गई। और डेली लाइफ की एक्टिविटी जब शुरू हो गई तो यहीं से हमने हिस्ट्री को लिखना शुरू कर दिया। तो ये था आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड, कि हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है स्टोन एज, है ना, उस स्टोन एज को शुरू करने से पहले उसके बैकग्राउंड में आपको आज की क्लास में जो भी मैंने समझाया है उतना आपको जरूर पता होना चाहिए, और उतना पता होने के बाद तब जाकर के हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हिस्ट्री में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगली क्लास लेकर के मैं फिर आऊँगा।
तब तक के लिए थैंक यू।